दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछता है कि फिजिक्स और साइंस क्या है, तो सबसे पहले मैं उसके सामने दो पॉइंट रखूंगा। पहला कि रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन, और दूसरा उसी एप्लीकेशन से इवॉल्व हुआ कंसेप्ट। और फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो आपसे प्रमाण मांगता है, न्यूमेरिकल बेस पे या फिर कंसेप्ट बेस पे। और एग्जामिनर भी इसी समाज का प्राणी है, वो आपसे वो सवाल पूछेगा जो आपके इर्द गिर्द हो रही होगी, उसको कंसेप्ट के ठोस कीवर्ड के बेस पे पूछ लेगा। ठीक है, आज के इसी सेशन में हम कवर करेंगे वैसी दो इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक जो हर साल लगभग आपसे पूछा जाता है, और अगर आप ये करके जा रहे हो तो आपके 2 से 3 मार्क्स फिक्स है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहला है मोशन अंडर ग्रेविटी, हम कवर करेंगे। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल बेस पे भी सॉल्व करेंगे, और साथ ही दूसरा हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट और उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेस शिप इट विल। अभी सबसे पहले जब हम स्पेस पे जाते हैं तो हमको ये समझना है कि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और वो एक पर्टिकुलर वर्ड है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वहां पे कैसे है कि जब स्पेसशिप में कोई भी व्हीकल जाता है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी रहती है, तो फिर वो एक इवॉल्विंग पीरियड में रहता है, एक स्पीड पे रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो फिर इसकी खुद की एक ऑर्बिटल वेलोसिटी रहती है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट, मास। ठीक है, बिना उसके कोई भी डिपेंडेंसी के वो अपने एक उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी पे घूमता रहेगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ये फॉल टुवर्ड द अर्थ तब होता जब उस पर कुछ ग्रेविटी इन्फ्लुएंस होती, तो हमारे ये ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है। दूसरा है मूव एट लोअर स्पीड। ठीक है, अभी लोअर स्पीड का कंसेप्ट यहाँ नहीं आएगा। मूव अलोंग द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, क्यों? मैंने अभी बताया, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी रहता है जो बिना उसके मास के डिपेंडेंट अपना इवॉल्व होता रहेगा। ठीक है, तो फिर इसका राइट आंसर रहेगा मूव अलोंग विथ स्पेसशिप एट सेम स्पीड। दूसरा है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा डज नॉट फॉल बिकॉज। अभी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जो है, ये देखो, अगर ये अर्थ की जमीन है तो फिर ये हल्का सा टिल्टेड है आपका लीना टावर जो है आपका, हल्का सा ऐसा एक एंगल पे झुका हुआ है। तो फिर वो क्यों होता है? देखो, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि जहां पे आपका पूरा मास कंसेंट्रेटेड होके उस बेस से जुड़ा हुआ है। अभी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का कैसा है कि अगर ये इसकी अर्थ है तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे बेस पे एकदम जुड़ा हुआ, एकदम सटा हुआ है, और एकदम कहते हैं ना पूरा कंक्रीट है, यहीं पे पूरा कंप्रेस है। तो फिर इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। अगर वो ग्रेविटी यहीं कहीं पे जाती तो यहाँ पे मास भी इन्फ्लुएंस होता, तब जाके ये गिरता। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, इसके कारण से ये वर्टिकल लाइन जो है उसको ये बेस प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए, इट इज टेपर्ड एट द टॉप, तो फिर ऐसा कुछ है नहीं। फिर इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया। बेस एरिया कभी भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बेस एरिया तो सबका लगभग बड़ा होता है, लेकिन वैसा नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, लेकिन जब ये वर्टिकल लाइन आती है यहाँ पे थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो टावर का बेस जो है यहाँ पे मजबूत हो जाता है। अब देखो, अब सबसे मजेदार कंसेप्ट यहाँ पे ये आ रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो रही है। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय सन वुड बी। अब एक यहाँ पे बात कर दी गई है ग्रेविटेशन फोर्स की, दूसरा यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस, मतलब आप यहाँ पे आर से मेजर करोगे। अब न्यूटन का एक यूनिवर्सल लॉ आता है यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला ये है कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी बोलोगे एम एम दोनों सेम क्यों है? ये दो डिफरेंट बॉडी के मास आते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे एक अर्थ का मास आएगा और एक यहाँ पे सन का मास आएगा। ठीक है, तो ये अर्थ का और सन का मास आ जाएगा, और आर हो जाता है आपका डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका डिस्टेंस ट्वाइस कर दिया जाए, तो फिर अगर ट्वाइस करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल, ये कांस्टेंट है आपका। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये आप मुझे सर्च करके बताओ या कुछ भी बताओ, लेकिन कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मास हमको अभी जरूरत है नहीं मास की, इसके लिए हम मास इसमें पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्वाइस बोला गया तो फिर 2r और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो 4r आएगा, और यहाँ पे जो भी है एज इट इज रहेगा। ठीक है, 4r आ रहा है, तो फिर अगर देखा जाए तो इसको हम 1/4 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका ये हो जाएगा 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। देखो, फिजिक्स ऐसे ही आपसे प्रमाण पूछेगा, ऐसे ही आपसे पूछेगा, और कंसेप्ट इसी तरह से बेस होते चले जाएंगे।
ठीक है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय सन वुड बी 1/4 ऑफ इट्स व्हाट इट इज नाउ। अभी इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आप जब कीचेन ऐसे घुमाते हो, बचपन में आप घुमाते रहोगे कीचेन, तो फिर जब वो ऐसे पास रहता तो फिर फटाफट घूमता है, क्यों? क्योंकि इसका आपके ऊपर एक, कहते हैं ना, एक फोर्स आपने इन्फ्लुएंस किया। हालांकि ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का भी एग्जांपल हो सकता है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं। दूसरा है, इफ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में गिराया जा रहा है, फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम। अब यहाँ पे दे दिया वैक्यूम, तब अब इसका क्या है कि फेदर विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट। ये फेदर तब पहले नीचे गिरता अगर ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर, जैसे हमारे अभी जो एटमॉस्फेयर है इसमें गिरता, हमारे सराउंडिंग में जहां पे एयर रेजिस्टेंस है, तो फिर फेदर सबसे लास्ट में गिरता। ठीक है, सबसे ज्यादा पहले वो गिरता है जिसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से रबर बॉल या फिर वुडन बॉल गिरता। अब इसका आंसर रहेगा ऑल थ्री, क्योंकि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं रहता। इसके लिए वैक्यूम में कोई भी चीज हो, उसका कोई भी मास हो, वो सब एक साथ ही गिरेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, ये 2 बॉल्स वाला, ये बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको ऐसे सोचोगे कि आराम से हो जाएगा, तो वैसे नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर। अब यहाँ पे दे दिया एयर, पिछला हमने वैक्यूम का सॉल्व किया था, अभी एयर का। अब इसमें बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सेम वेट है, गिरेगा तो सेम ही होगा, बट ये देखो आयरन और वुड दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। आयरन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 200 ग्राम होगा, तो फिर वो लगभग कितने साइज का होगा? इतने साइज का होगा, 200 ग्राम मान लो इतने साइज का। लेकिन अगर मैं वुडन बोल रहा हूं, तो फिर वो इतने साइज का होगा। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया वुडन का, ये वुडन का सरफेस एरिया जो है बढ़ गया, और आयरन बॉल का ये कम रहेगा। ठीक है, और इसका कैसा है, पूरा कंसाइज रहेगा, आयरन बॉल कंसाइज रहेगा, वुडन बॉल ज्यादा रहेगा। अब इसमें एयर बोला है, अब मैं पहले ही आपको बताया कि एयर रेजिस्टेंस की बात किया था मैंने, तो वही एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो फिर इसका एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए ये कहीं ना कहीं जो है अपना, अभी यहाँ पे देखो एक हाइट दिया नहीं है, सेम हाइट बोला है बस। अगर ये ज्यादा हाइट से है, बहुत ज्यादा हाइट से, तो फिर यहाँ पे आयरन बॉल पहले गिरेगा, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस कम है, और वहीं पे वुडन बॉल आपका देरी से गिरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दे रीच द ग्राउंड आफ्टर सम गैप। हाँ, ठीक है, यही रहेगा। सॉरी, वन फॉल्स फर्स्ट अनदर फॉल्स लेटर। ठीक है, वन फॉल्स फर्स्ट अनदर फॉल लेटर, इसमें आयरन आपका पहले गिरेगा और उसके बाद में आपका वुडन बॉल गिरेगा। ठीक है, ये देखते चलना है। अभी इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट, व्हेन विल ही फील दैट दिस वेट गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप लिफ्ट में कभी गए होंगे, लगभग सभी लोग गए होंगे, लिफ्ट में आप कभी जाते हो तो फिर अचानक से आपको झटका लगता है, तो फिर यहाँ पे क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका आता है, वेट, मास, ग्रेविटी, और एक एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 4 चीज के कंपोनेंट आते हैं। अब हमको ये पता है कि वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि मास और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके वजह से वेट आता है। ठीक है, ये कैसे इवॉल्व होगा मैं आपको अभी अगले क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, अभी इसमें ये है कि वेट इज, अभी इसमें मास एक्सिलरेशन का भी कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, वेट माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऐसा आ जाएगा। तो फिर इसके कारण क्या होता है कि जब इसमें ना रिवर्स ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है, जब अभी बस में भी ऐसा होता है कि जब बस आगे जाती है तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और जब बस पीछे रिवर्स मारती है तो फिर आप आगे की, या फिर ब्रेक मारती है तो फिर आप आगे चले जाते हो। ठीक वही कंसेप्ट लिफ्ट में भी आता है। लिफ्ट में कैसा कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फिर आपकी बॉडी नीचे की तरफ है, लेकिन लिफ्ट आपको ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहा है, तो फिर वो एक फोर्स आता है, रिवर्स फोर्स, तो फिर उसके वजह से आपको वेट यहाँ पे इंक्रीज लगता है। ठीक है, तो फिर इसका क्या रहेगा, व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सपेडिशियसली, जब भी ऐसा जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो फिर आपका वेट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। अब एक मजे का कंसेप्ट आता है, वेट वर्सेस मास। ठीक है, द वेट ऑफ एनीबडी इज सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल, मोर ऑन इक्वेटर, मोर ऑन माउंटेन देन इन प्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें
वेट और मास दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या समझते हो आप? WM का उल्टा है, यही है? नहीं, वेट क्या है कि mg, ठीक है। अब वेट मतलब मास और उसके ऊपर ग्रेविटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। एक एग्जांपल देता हूं कि एस्ट्रोनॉट अगर वो अर्थ पे है, अभी उसका वेट सपोज 70 kg है, अगर वो किसी प्लेनेट पे या फिर मून पे चला जाता है तब भी उसका मास 70 kg ही रहेगा, ठीक है। मास जो रहता है बॉडी का खुद का एक सेल्फ, कहते हैं ना, सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। हाँ, सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। अगर वो अर्थ पे सेम है तो फिर वो हर जगह सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो वैक्यूम में ही क्यों ना चला जाए। वेट क्या है कि उस पर ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है। अगर वो यहाँ पे 70 kg का है तो फिर वो हो सकता है मून पे जाकर के 45 या 44 kg का हो जाए, ठीक है। तो फिर वो कैसे हो जाता है, वेट क्या करता है, आपका सराउंडिंग देखता है, और मास आपका खुद का एक प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इतना समझ गए? तो अब आप आगे समझ जाओगे। तो फिर वेट एट एनी बॉडी सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस नहीं होगा, क्योंकि देखो अर्थ का सरफेस कैसा, ऐसा स्फेरिकल है, ठीक है। ज्यादा हो गया, ये एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब इधर पोल है आपका, ये पोल है, और ये इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर पे क्या, ये बल्ज है, और दूसरा हमने देखा कि कैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बल्ज है, और यहाँ का क्या है, फ्लैट एंड सरफेस है, पोल का फ्लैट एंड सरफेस है, आप देख सकते हो ये जो इसका फ्लैट एंड सरफेस है। तो इधर क्या होता है कि ग्रेविटी ना आराम से इन्फ्लुएंस हो जाती है, पोल पे ग्रेविटी आराम से इन्फ्लुएंस होती है। सपोज अगर मान के चलूं कि इक्वेटर पे ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो हम पोल का 10 मीटर पर सेकंड लगभग ले सकते हैं, ठीक है। तो वेट यहाँ पे क्या हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी बढ़ रही है। अगर ग्रेविटी यहाँ पे कम होती है तो फिर हमारा वेट भी कम होता दिखेगा। तो फिर इसका हो जाएगा मैक्सिमम एट पोल, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मजेदार कंसेप्ट है इसमें पूरी तरीके। अगर आपको अब तक ये सेशन अच्छा लगा या फिर ऐसा लगा कि कुछ वर्थ इट हुआ आपका देख के इसमें, तो फिर प्लीज इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। अब करंट डेंसिटी की, अब देखो अपना अगला चैप्टर आ गया, ये भी अच्छा ही चैप्टर है, सुंदर चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन पढ़ने में मजा आता है। करंट डेंसिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इसको आप बोलते हो, ठीक है। इसको मैं अगर लिखूं अगर यूनिट के इसमें, देखो अभी डेफिनेशन को आप कैसे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो वो देखो। एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर, ठीक है, करंट को आप एम्पियर लिख सकते हो, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया का हो जाएगा, वेट अ सेकंड, मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और यही करंट डेंसिटी का यूनिट भी है, यही तो है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा? वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हो कि इसमें एक स्केलर आता है, सॉरी एक मैग्नीट्यूड आता है और एक डायरेक्शन आता है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैंने आपको बताया कि जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फैलता है उसको आप करंट डेंसिटी बोलते हो, तो फिर ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो बोलोगे कि ये तो पूरा डेफिनेशन है, अब इसमें वेक्टर क्या है? तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपका इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो सर्कुलेट होते हैं उसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के एरिया, तो फिर ये आपका डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फिर इसके लिए ये स्केलर और वेक्टर हो जाएगा। स्केलर हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी की वजह से जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में सर्वाइव कर रहा है, और दूसरा डायरेक्शन में हो जाएगा कि वो पॉजिटिव आयन जो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब्स मतलब कि दोनों सेम प्रॉपर्टी के बल्ब्स है, शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट, ठीक है। अब इसमें देखो, जब भी बल्ब की बात है इसमें दो चीज आती है, एक तो उसके खुद के पावर की, कि उसका खुद का कितना पोटेंशियल है, खुद की कितनी लाइट है, कितने वोल्टेज का है, और दूसरा है इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सीरीज में रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है और पैरेलल का एक फॉर्मूला है। देखो मैं आपको बोला न्यूमेरिकल बेस पे कैसे ये सवाल पूछता है वो। अब इसमें क्या होगा कि रेजिस्टिविटी सीरीज का फॉर्मूला ये है R1 प्लस R2, ठीक है। तो फिर अगर हम R कॉमन रखें क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर आपका 2R, ठीक है। और वहीं पे पैरेलल का क्या है, रेजिस्टिविटी इन पैरेलल का 1/R1
+1/r2। अभी ये दोनों आइडेंटिकल है तो फिर हम तो ऐसे लिख सकते हैं हम r/2। ठीक है, अब ये देखो ये दुगना है ये हाफ है। अब ये रेजिस्टिविटी है, ये क्या कर रहा है कि आपका जो भी फैलता है लाइट उसको ये कम करता है, रेजिस्टिविटी उसको कम करता है। और रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस ये कि शॉर्ट सर्किट जो है इन सब चीजों से रेजिस्टिविटी ही आपका बचाता है। ठीक है, तो अब इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो रहा है तो फिर ये इधर दुगना है और बल्कि यहाँ पे आधा है, तो फिर पैरेलल में तो रेजिस्टिविटी कम है तो मैक्सिमम लाइट आपका यहीं पे आएगा। तो फिर ये कहा बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो फिर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो इन केस टू मोर। ठीक है, केस वन में आपका रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसलिए मैक्सिमम लाइट यहाँ पे हमें नहीं देखने मिलती। अभी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो फिर इसको हम पहले किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आवर। अब ये देखो ये भी न्यूमेरिकल बेस है और आराम से कर सकते हो, ये देख के मत देखा करो 3.6 देख लिया आपने तो फिर आप बोल कि ये तो हमारे पल्ले का है नहीं, हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। देखो किलोवाट को आप कैसे लिख सकते हो 1000 जूल/सेकंड। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे याद हुआ, तो फिर एक नॉर्मल वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 1 आवर को आप कैसे लिख सकते हो, अभी यहाँ पे सेकंड की बात हुई तो फिर आपको यहाँ पे सेकंड में ही उतारना है। ठीक है, तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हो कि 60 इंटू 60 कर सकते हो। ठीक है, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स ऐसे हो जाएगा आपका 1 आवर। तो फिर यहीं पे जब आप करोगे तो इसको 10⁻³ हो जाएगा और 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600। तो फिर 10³ 36 इंटू 10² तो फिर आप ये सब जब करोगे तो आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। और यूनिट मत भूलना, कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सीख रहे हो या फिर सॉल्व कर रहे हो यूनिट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि यूनिट भी है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या है, फलाने का क्या है। ठीक है, तो इसका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। अभी डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अभी सबको पता है कि एसी का ही है। ठीक है, अभी डायनामो क्या करता है कि डायनामो एक कम्यूटेटर जैसा है। कम्यूटेटर मतलब कि आपका एक छोटा सा ऐसा डिवाइस रहेगा, डिवाइस नहीं, हाँ एक छोटा सा रहेगा जो एज अ मीडिएटर काम करता है, लेकिन इसमें आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा जिसके कारण आप वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे बचपन में बहुत सारे लोगों ने अगर प्रोजेक्ट किया रहेगा साइंस का कभी, तो फिर उसमें एक पंखे के लिए एक आता था ऐसे बैटरी जैसे, तो फिर उसमें कैसे आप वायर लगाते थे, फिर उसमें कुछ ना कुछ कार्डबोर्ड या फिर शीट्स लगाते थे तो उसका जाके फैन बनता था। तो फिर वो क्या कर रहे हो आप अपना मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, नाइक्रोम, टंगस्टन। अभी आयरन तो बिल्कुल नहीं होगा, आयरन रहेगा तो क्योंकि आयरन का क्या कि भाई फिर फ्यूज यूज सब कहते हैं ना आग ही लगेगा हर जगह। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर टंगस्टन है, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्यों है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है और रेजिस्टिविटी इसका बहुत एक कहते हैं ना ग्रेटर लेवल पे, जो कि अलग मेटल का नहीं है। और पहली बात ये मेटल है, ये याद रखो कि ये मेटल है, टंगस्टन मेटल है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा टंगस्टन क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, और ये बहुत कहते हैं ना बहुत हाई कॉस्ट रहता है, ये जल्दी मिल तो जाता है लेकिन हाई कॉस्ट रहता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल्स आर सोलर सेल, ओके पहले ही आंसर है सोलर सेल, सब लोग जानते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। लेकिन इसमें एक कंपोनेंट आप याद करके रखो कि यहाँ पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और ये क्या करता है लाइट एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, लाइट एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल which of the following statements is are correct, it is a scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 90s का क्वेश्चन है शायद से, लेकिन मैं इसको इसलिए पुट किया हूं, देखो इसमें से एक ही होगा, या तो ये स्केलर होगा या तो ये वेक्टर होगा, दोनों एक साथ होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका आपके इलेक्ट्रिसिटी का कितना पोटेंशियल है, मतलब उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वर्क है कि वो उतने में फैल सकता है। ठीक है, तो फिर इसका यहाँ पे हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्शन को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, हमने अभी देखा डायनामो की बात हुई थी, डायनामो कम्यूटेटर है। ठीक है, उसी की वजह से ये सब होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये आता है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कार विथ क्लोज्ड ग्लास विंडो एंड डोर इज सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग, मतलब जो बिजली कड़कती है, थंडरिंग जो होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन है, कार है
एटमॉस्फेयर में और बिजली की थंडरिंग हो रही है, तो फिर वो ये सबको सलाह दी जाती है कि आप अपने खिड़की दरवाजे टोटल तरीके से बंद करके रखें। अभी इसके रीजन क्यों दिया गया? एक्चुअली अ क्लोज्ड कार बिहेव्स लाइक अ hollow strike conductor, so charges cannot enter inside the car। ठीक है, अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको बीच में बस क्या लगाना है? बिकॉज लगाना है। तो फिर अब आप इसको पढ़ने में आसानी हो जाता है। ठीक है, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कार विद क्लोज ग्लास विंडो एंड डोर इज सेफ फ्रॉम लाइटनिंग बिकॉज एक्चुअली अ क्लोज कार बिहेव्स लाइक अ hollow strike conductor, so charges cannot enter inside the car। राइट है, क्योंकि जब आपका कार अगर ओपन रहता है, इन केस खिड़की ओपन रह जाती है, तो फिर वहां पे चार्ज को एंटर करने का चांस मिल जाता है और वहीं पे डिजास्टर या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि कभी बारिश हो रही है या फिर बिजली कड़क रहा हो तो फिर अपने खिड़की और दरवाजे बंद करके रखें, ताकि अगर इन केस वो चार्ज आ भी रहा है आपके कार की तरफ तो फिर वो हो सकता है ऐसे कंडक्टर की तरफ ऐसे गोल गोल घूम के जो भी है अपना बाहर फिर चला जाए एक टाइम के बाद। ठीक है, तो फिर इसका हो जाएगा बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, इतना समझ में। अब ये मजेदार ये है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। अभी इसके रेजिस्टिविटी की बात की गई है, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ द अबव। सबसे पहली बात कि कोई भी एलिमेंट को अगर जब आप हीट करते हो तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है घटेगी। फॉर एग्जाम्पल कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, मतलब इनकेस अगर आप आयरन को गर्म कर रहे हो, ठीक है, आयरन तो मतलब सेमीकंडक्टर है नहीं, फिर भी फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन को गर्म कर रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे हमें बढ़ती दिखेगी। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिक को हमेशा अब्सॉर्ब करेगा, और वहीं पे जब उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो काम रहेगा तो फिर उतना नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये समझो कि कोई एक एलिमेंट है, अगर मान के चलो ये एक एलिमेंट है, अगर आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, इसको आप हीट कर रहे हो तो फिर इसका ये जो है स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग होके ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना शेल छोड़ देता है। शेल क्या होता है? देखो, शेल इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, केमिस्ट्री में अच्छे से पता चलेगा आपको ये सब। ठीक है, अभी यहाँ पे जब ये स्ट्रांग होता है तो फिर ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है ये बाहर की तरफ चले जाते हैं और यहीं पे इसका रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग डिक्रीजेस। ठीक है, और यहीं पे अगर कंडक्टिविटी रहता तो फिर आपको इंक्रीजेस पे टिक करना था। ठीक है, कि अगर सेमीकंडक्टर का जब हीट करते हैं तो फिर उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये फिजिक्स का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर रहा। अगर आपको अब तक ये अच्छा लगा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले लेक्चर में फिजिक्स पूरा कंपाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और आपको जो भी डाउट क्वेरीज हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और एग्जाम के लिए कुछ क्वेरीज हो तो फिर आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर देते हो। चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, जय हिंद दोस्तों।